चंद्रपुर महानगर पालिका के बहुजन समाजवादी पार्टी के नगर सेवक और गठनेता अनिल रामटेके ने मनपा के मुख्य अभियंता श्री बारई पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि बारई वो मछली है जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है। साथ ही उन्होंने बारई पर भ्रष्टाचार, पक्षपात और जातिवाद के आरोप लगाए। उनका कहना था कि श्री बारई हमारे इलाके में जानबूझ के काम नहीं होने देते। सत्ता पक्ष की गठनेता होने के बावजूद अनिल रामटेके आज आक्रामक रूप में थे और उन्होंने जल्द से जल्द उनके क्षेत्र के काम नहीं हुए तो बारई के खिलाफ, मनपा के खिलाफ और सत्ताधारियों के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने की बात पार्थशर समाचार से एक्सक्लूसिवली कही है। नमस्कार, मैं अभी महानगर पालिका के बसपा गट नेता के साथ हूँ। सर, आज की प्रेस मीटिंग का मुद्दा बताइए। प्रेस मीटिंग का मुद्दा ये है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नगर की कई समस्याएं हैं। गए 2 महीने से मैं वो समस्या का महानगर पालिका में ऑफिसरों के पास में जाके उसका निवेदन दे चुका हूँ, लेकिन उस निवेदन पे मुझे ऐसा कुछ ये नहीं दिख रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नगर, बाउपेट, लालपेट कॉलोनी और महाकाली कॉलोनी, यहाँ सबसे ज़्यादा पहली समस्या ये है कि डेंगू के बहुत सारे पेशेंट मिल रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि वहाँ के रोड, नाला, गड्ढे रहने के वजह से काम की सुविधा अभी तक हुई नहीं है। मैं हर दम महापौर मैडम, आयुक्त साहब से हमेशा निवेदन किया हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे निवेदन पे निराशा की है। मेरा एक ही कहना है कि अगर निधि नहीं है तो आप जनरल फंड दीजिए। जनरल फंड में जिसको काम करना है वो ठेकेदार काम करके हमारी समस्याएं दूर करेगा। नालियाँ साफ सफाई रहेंगे, नालियाँ बनेंगे, नाले का पानी बहेगा तो लोगों को बीमारी से लड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, तो ये मुद्दे गए 2 महीने से मैं चला रहा हूँ, लेकिन मुझे इस मुद्दे पे एक भी रुपये का मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं कि तुम्हारे तरफ हम आते हैं और तुम इस काम जो बता रहे बाबा साहब आम्बेडकर नगर का या लालपेट का हो या बाउपेट का हो कि हम इस पर कुछ भी निवारण करेंगे। आयुक्त साहब ने गए 2 दिन से मुझे बोले हैं कि रामटेके जी, मैं आपके प्रभाग में आता हूँ और मैं आपके प्रभाग का सर्वे करके उसके बाद में आपको निधि देने इच्छुक समझूंगा। तो मैं गए 2 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन आयुक्त साहब भी नहीं आए। जब आयुक्त साहब के हम बोलते हैं कि जब तुम आ नहीं सकते तो किसी ऑफिसर को भेजो, कोई तो भी मुद्दा होना चाहिए ना हमारे को। तो क्या आपके साथ पक्षपात हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किसने और क्यों? पिछले टाइम में बारई साहब से मैं एक निवेदन इनके ऑफिस में लेके गया था। उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपका काम नहीं कर सकता, मेरे फाइल उन्होंने ये की। उस मुद्दे पर भी मैं चुप रहा। उसके बाद में मैंने उनको बोला कि आप नहीं कर सकते हो तो दूसरे इंजीनियर को भेजो, मेरे प्रभाग का सर्वे कीजिए। नाला, रोड, जो गंदगी मेरे प्रभाग में है, क्या मेरे प्रभाग के गोर गरीब लोग जो भी एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, ये जनता के टैक्स नहीं दे रही क्या आपको महानगर पालिका को? जब टैक्स दे रही तो उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। नगर सेवक के नाते मेरा हक है और वही हक मांग रहा हूँ मैं माननीय आयुक्त साहब को और माननीय बारई साहब को। और बारई साहब ऐसे है कि वो जाति पक्ष देखते हैं, आयुक्त साहब नहीं देखते। लेकिन बारई साहब एक ऐसी मछली है ये महानगर पालिका की, पूरे ऑफिसरों की दिशा भूल करके रखे हैं उन्होंने। ये मेरा सीधा सीधा बारई साहब पे आरोप है। और एक मछली पूरे समंदर को ख़राब करती है और वो है मछली बारई साहब। मैं सर, आप बसपा के सत्ता में होने के बाद भी आपका मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? नहीं, सम्माननीय महापौर साहब की तरफ मैंने जो भी काम दिया है, महापौर साहब मैडम जी ने मेरा काम किया है। लेकिन आज के पीरियड में कैसा है, आयुक्त साहब ये कहना चाहते हैं कि हर चीज़ का मैं स्पॉट इंस्पेक्शन करूंगा, उसके बाद में ही उस प्रभाग को निधि दूंगा। लेकिन आयुक्त साहब ने ये बात समझना चाहिए कि उनके पास अगर टाइम नहीं मिलता है तो किसी इंजीनियर को भेज के सर्वे करके हमारा जो है प्रश्न वो कि नहीं करवाना चाहिए। अगर वो नहीं करवाते हैं तो फिर नगर सेवक के नाते हम तो ये बोलेंगे कि हम सत्ता में रह के भी कोई काम के नहीं है। फिर हम अम्बेडकरी चढ़वड़ के हैं। हमारे को अपनी चढ़वड़ जो बाबा साहब ने दी हुई दीक्षा और बाबा साहब ने दिया हुआ ध्यान जो हम अभ्यास के थ्रू आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको हम बढ़ा के रहेंगे। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, किसी को डरने वाले नहीं हैं। चाहे हमारे प्रभाग में अगर काम नहीं करते तो हमारे प्रभाग में एक ही समाज के नहीं है, हमारे प्रभाग में एससी, एसटी, ओबीसी सब
प्रभाग के लोग, सब जाति के लोग हैं और सब जाति के लोगों का हम कि नए नेतृत्व करते हैं और हम हमेशा करेंगे। और हमारे एक ही मांग है कि हमारा ये काम अगर नहीं किया जाता है तो हम आज के बाद में उपोषण पर भी बैठने की ताकीद आयुक्त साहब को दे रहे हैं। चंद्रपुर के विकास पुरुष, महाराष्ट्र राज्य के पूर्व वन व वित्त मंत्री तथा बल्लारपुर विधानसभा के दमदार विधायक माननीय श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी को रवि आसवानी की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहां पिछले 24 घंटों में 43,159 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 38,525 लोग ठीक हुए और 640 मरीजों की मौत भी हुई। सबसे ज्यादा चिंता केरल बढ़ा रहा है। यहां बुधवार को 22,056 लोग संक्रमित पाए गए, जो कि देश भर के नए संक्रमितों से आधे से अधिक है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने केरल के लिए एक टीम भेजने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम केरल भेज रही है। ये टीम कोरोना रोकथाम में राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करेगी। वहीं केरल सरकार ने राज्य में 31 जुलाई और 1 अगस्त को कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पौंडुचेरी शामिल है। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। यहां पाबंदियों के साथ छूट भी है। इसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। चंद्रपुर के विकास पुरुष, महाराष्ट्र राज्य के पूर्व वन व वित्त मंत्री तथा बल्लारपुर विधानसभा के तड़फदार विधायक माननीय श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी को नगराध्यक्ष श्री हरीश जी शर्मा की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जिला चंद्रपुर की तरफ से विदर्भ प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र रायपुर ने एक पत्र परिषद आयोजित की। मुद्दा था कि वरोरा में जो खेती की जमीन अधिग्रहण करने का मामला अधूरा पड़ा है और वहां से ओपन कास्ट माइंस के जरिए कोयला निकालने का काम है। इस वजह से वहां के किसान और रहवासी बेरोजगार और प्रकल्पग्रस्त हो गए हैं। अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से किसानों की स्थिति न घर की है न घाट की रह गई है। अगर ये प्रक्रिया तत्काल पूरी नहीं की गई तो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की ओर से बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी एडवोकेट रायपुर ने दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चंद्रपुर जिले के राजौरा तहसील में जो सुब्बई का क्षेत्र है, वहां की जमीन कोयला खदान बनाने के लिए WCL के लिए जिलाधिकारी चंद्रपुर के माध्यम से अधिग्रहित करने की प्रक्रिया 2010 से शुरू की। उस प्रक्रिया में उन्होंने कोल बीरिंग एक्ट 1957 के सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 9 तक की प्रक्रिया पूर्ण की है और यह घोषित कर दिया है कि एक क्षेत्र अब केंद्र सरकार के मालिकी का और उनके धारण का क्षेत्र हो गया है और इसलिए वहां जो उन्होंने कोयला खान बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद 2014 से लेकर आज तक कोई भी प्रक्रिया आगे उन्होंने बढ़ाई नहीं है। वो ना बढ़ाने के कारण वहां के किसानों की खेती ना अधिग्रहित हो रही है, ना किसानों की खेती उनकी पूर्णतः उनके मालिकी की रही है। इसलिए जो सरकारी योजनाएं हैं वो उनको नहीं मिल पा रही है, ना अपनी खेती को बेच पा रहे हैं, ना खेती के अगेंस्ट मिलने वाला मुआवजा उन्हें मिला है, ना नौकरियां उन्हें मिल रही है। इन परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं। इसे अगर तत्काल सुलझाने के लिए सम्मानीय जिलाधिकारी चंद्रपुर इसमें मध्यस्थता करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो BRSP के माध्यम से सुबई ग्रामस्थों को साथ में लेकर एक तीव्र आंदोलन छेड़ने की भूमिका पार्टी ने ली। महाराष्ट्राचे शीर्ष नेतृत्व, आम्हा सर्वांचे मार्गदर्शक, माजी वित्त मंत्री, लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष माननीय श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांना वाढदिवसाच्या डॉक्टर मंगेश गुलवाडेकडून हार्दिक शुभेच्छा। देश के 21 राज्यों में किए गए एक सर्वे में सामने आया है कि यहां की 2/3 आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडी डेवलप हुई है। 69% एंटीबॉडी के साथ मध्य प्रदेश सबसे आगे है, जबकि सिर्फ 44.4% एंटीबॉडी के साथ केरल सबसे पीछे है।
चिंता की बात यह है कि फिलहाल देश में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले केरल में ही सामने आ रहे हैं। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल की तरफ से 14 जून से 16 जुलाई के बीच कराए गए सीरो सर्वे की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। देश के 70 जिलों में आईसीएमआर का ये चौथा सीरो सर्वे है। किसी आबादी के ब्लड सीरम में एंटीबॉडी के लेवल को सीरो प्रिवलेंस या सीरो पॉजिटिविटी कहा जाता है। किसी आबादी के ब्लड सीरम में एंटीबॉडी की मौजूदगी पता लगाने के टेस्ट को सीरो स्टडी या सीरो सर्वे कहते हैं। अगर इस टेस्ट में किसी व्यक्ति में किसी एंटीबॉडी का स्तर बहुत ज्यादा मिलता है तो इससे समझा जा सकता है कि उस व्यक्ति को इन्फेक्शन पहले हो चुका है। इससे कोरोना वायरस की मौजूदगी और उसके फैलाव के ट्रेंड को मॉनिटर करने में मदद मिलती है। सामान्य तौर पर सीरो टेस्ट ऐसी आबादी पर किया जाता है जिसके नतीजे को पूरे देश की आबादी पर इस्तेमाल किया जा सके। आबादी का चुनाव कई सैंपलिंग तकनीकों से किया जाता है। सीरो सर्वे बड़ी आबादी पर किए जाने की जरूरत नहीं होती है। बल्लारपूर विधानसभाचे तडफदार विधायक, महाराष्ट्र लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष, माजी वित्त नियोजन व वन मंत्री आम्हा सर्वांचे प्रेरणादायी माननीय श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना सुभाष कासमगोटुवार यांच्याकडून वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ कुछ महीनों पहले राइटर आशीष कोल ने कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया था। अब इस मामले में आशीष कोल ने कंगना के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इस मामले में आशीष कोल के एडवोकेट अदनान शेख और योगिता जोशी ने कहा, हमने जावेद अख्तर को एक पत्र दिया और उनके जवाब से पता चला कि पासपोर्ट आवेदन के दौरान कंगना ने जो फैक्ट्स बताए हैं वो गलत हैं और ये एक गंभीर अपराध है। हम ये बात हाई कोर्ट में पेश करेंगे और अगर अदालत में ये धोखाधड़ी साबित हो जाती है तो इसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। आशीष कोल ने कंगना रनौत के खिलाफ फिल्म मणिकर्णिका रिटर्न्स द लीजेंड ऑफ दिद्धा के लिए कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। राइटर ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वो कॉपीराइट मामले में कंगना को किसी भी तरह की राहत दिए जाने का विरोध करेंगे। वहीं कंगना और उनके भाई अक्षत रनौत ने इस मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। हाल ही में कंगना रनौत ने मुंबई की एक अदालत में याचिका दायर कर गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कंगना को अगली सुनवाई की तारीख में बिना किसी असफलता के उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। मजिस्ट्रेट ने जावेद अख्तर के वकील द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें कंगना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कंगना अगली सुनवाई में पेश होने में विफल रहती हैं तो अख्तर के वकील फिर से याचिका दायर कर सकते हैं। महाराष्ट्राचा तडफदार नेतृत्व, माजी वित्त नियोजन व वन मंत्री, बल्लारपूर विधानसभाचे आमदार, सर्वांचे लाडके श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना ब्रिजभूषण पाजारे कडून वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में बयान दर्ज कराने के लिए शर्लिन चोपड़ा बुधवार को मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुई। शर्लिन ने अपने बयान में राजकुंद्रा के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, शर्लिन चोपड़ा ऐप और शिल्पा के साथ उनके रिश्ते के बारे में भी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राज ने उनसे सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया था। गौरतलब है कि शर्लिन ने अप्रैल 2021 में राज के खिलाफ एफआईआर भी की थी। राज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है और निचली अदालत ने 28 जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया है। शर्लिन ने बताया कि राजकुंद्रा 27 मार्च 2019 को बिजनेस मीटिंग के बाद एक मैसेज को लेकर हुई तीखी बहस को लेकर बिना बताए उनके घर आए थे। शर्लिन ने आरोप लगाया कि राज उनसे जबरदस्ती करने लगे, जबकि वो इसके लिए मना करती रहीं। शर्लिन ने राज से कहा था कि वो एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती और न ही बिजनेस को निजी जिंदगी के साथ मिलाना चाहती हैं, जिस पर राज ने उन्हें बताया था कि उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ उनका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है और वो घर पर ज्यादातर समय तनाव में रहता है। चोपड़ा को पहले ही मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने 2020 में आर्ट्स प्राइम के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आरोपी के रूप में पेश किया था। क्राइम ब्रांच ने उन्हें 26 जुलाई 2021 को पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में एक बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। अपनी याचिका में कहा कि उन्हें राजकुंद्रा की तरह गिरफ्तारी का डर है। अदालत ने 28 जुलाई को गिरफ्तारी के खिलाफ शर्लिन को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। मार्च 2019 में शर्लिन चोपड़ा ने आर्ट्स प्राइम के साथ एक समझौता किया था, जिसके फाउंडर राजकुंद्रा थे, लेकिन शर्लिन ने आर्ट्स प्राइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया क्योंकि वो मौजूदा 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में कंफर्टेबल नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ऐप पर मौजूद कंटेंट हटाने के लिए कहा था, लेकिन वो अभी भी इंटरनेट पर है। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान शर्लिन ने ऐप के लिए कुछ वीडियो शूट किए थे।
शर्लिन चोपड़ा का खुलासा, शिल्पा शेट्टी से रिश्ते में खुश नहीं था राज कुंद्रा। घर आकर बदसलूकी की। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में बयान दर्ज कराने के लिए शर्लिन चोपड़ा बुधवार को मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुई। शर्लिन ने अपने बयान में राज कुंद्रा के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, शर्लिन चोपड़ा ऐप और शिल्पा के साथ उनके रिश्ते के बारे में भी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राज ने उनसे सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया था। गौरतलब है कि शर्लिन ने अप्रैल 2021 में राज के खिलाफ एफआईआर भी की थी। राज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और निचली अदालत ने 28 जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बल्लारपूर विधानसभाचे आमदार, माजी वित्त, नियोजन व वन मंत्री आणि लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष, आमचे मार्गदर्शक व प्रेरणास्थळ माननीय श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना नगरसेविका छबुताई वैरागळे तर्फे वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में गुरुवार को अर्जेंटीना को 3-1 से हराया। अर्जेंटीना की टीम रियो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट रही है। इस बार भारतीय टीम ने जैसा प्रदर्शन किया, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि इस खेल में भारत अब पुरानी प्रतिष्ठा दोबारा हासिल करने की राह पर है। ग्रुप राउंड में 3 मैच जीतकर भारतीय टीम ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया है। 37 साल बाद भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में 3 मुकाबले जीतने में सफल रही है। आखिरी बार भारत ने ये कारनामा 1984 में किया था। भारतीय टीम का आखिरी पूल मैच शुक्रवार को मेजबान जापान से होगा। जापान की टीम इस ग्रुप की सबसे कमजोर टीम है और अपने 4 में से 3 मैच हारी है। भारतीय टीम अगर जापान को हराती है तो 1972 के बाद पहली बार ग्रुप स्टेज में 4 मुकाबले जीतेगी। 1972 ओलंपिक में भारत ने ग्रुप स्टेज में 7 में से 5 मैच जीते थे। इसके बाद किसी भी ओलंपिक में भारत ग्रुप स्टेज में 3 से ज्यादा मैच नहीं जीत पाया। 1984 के बाद भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में कभी 2 से ज्यादा मैच नहीं जीत पाई थी। भारतीय टीम का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना तय हो गया है। हालांकि मेडल जीतने के लिए भारत को अभी कई मुश्किल मुकाबले खेलने हैं। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 932228999635।